तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उन तीनों चैप्टर की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था अपना सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशंस होती हैं एनफोर्सेबिलिटी को लेकर। पहली है हमारी फ्री कंसेंट, दूसरी है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इन चारों कंडीशंस के ऊपर बेसिक डिस्कशन हमने किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और मैंने आपको बोला भी था कि इन सभी कंडीशंस के ऊपर हमारा सेपरेटली इंडिविजुअल एक एक चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे हमारी इन्हीं कंडीशंस में से एक कंडीशन जिसका नाम है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो चैप्टर है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी का मतलब ही होता है कॉम्पिटेंट। तो आज हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन को पूरी डिटेल में अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे इस कंडीशन के ऊपर हमारे पूरा चैप्टर है, उसी तरीके से जो हमारी बाकी 3 कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी हमारा सेपरेटली एक एक चैप्टर है, जिन चैप्टर्स को हम आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर की जिसका नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होगा कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब कैपेबिलिटी। पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कैपेबल होनी चाहिए कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सके। तो हर पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो आखिर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज पर्सन के अंदर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसको देखते हैं। अगर बात करें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की, तो द टर्म कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइनिंग सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमारी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइन कर रखे हैं? सेक्शन नंबर 11 में। तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से पर्सन कैपेबल होते हैं। तो सेक्शन 11 को देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्लियरली सेक्शन 11 ने बोला है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, बस वो नीचे दी गई 3 शर्तों को पूरा कर ले। यानी अगर कोई पर्सन इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो ये 3 कंडीशंस क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो मेजर होनी चाहिए। इसका ठीक मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी कंडीशन है साउंड माइंड, पर्सन जो है वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड मतलब आप जो है एक नॉर्मल पर्सन होने चाहिए, आपके अंदर सोचने समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए सोचने समझने की, आप बिल्कुल अपने दिमाग से फिट होने चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग माइंड से अनफिट होते हैं, यानी जो अनसाउंड माइंड लोग होते हैं, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन हमारी नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। आपको किसी भी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाई ना किया हो। लॉ ने जो है एक लिस्ट बना रखी है कुछ पर्संस की कि ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाई है, तो आप उस लिस्ट के अंदर कवर नहीं होने चाहिए। यानी आप उस लिस्ट के अंदर अगर नहीं आते तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट है। तो सेक्शन 11 ने सिंपली बोला है कि हर पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, बस वो 3 कंडीशन पूरी कर ले। इसका ठीक अपोजिट मीनिंग हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आप इन 3 कंडीशंस को पूरी नहीं करते तो आप इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं हो। मतलब अगर आप माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं हो, अगर आप अनसाउंड माइंड हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं हो, अगर आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं हो। तो क्लियर हो गया आपको सेक्शन 11 आखिर क्या कहता है। अभी हम एक एक करके इन तीनों कंडीशंस को देखेंगे, बहुत डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन करना है हमें। बेसिकली हमारा ये चैप्टर ही इन्हीं कंडीशंस के ऊपर है। अब अगर मान लो अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी ऐसे पर्सन से जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये 3 कंडीशन पूरी नहीं करता, तो आपका एग्रीमेंट का क्या होगा? आपका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा? तो लॉ क्लियरली कहता है एन एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो एंड अनएनफोर्सेबल इफ द पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज जो है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा और अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। अब वॉइड एब इनिशियो क्या होता है ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हम पढ़ रहे थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बताया था और साथ के साथ वॉइड एग्रीमेंट भी बताया था। तो वॉइड एग्रीमेंट हमारे वॉइड एब इनिशियो कहलाते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब आपका एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। तो अगर आप इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो नलिटी हो जाएगी। नलिटी का मतलब क्या होता है? नलिटी का मतलब होता है जीरो, यानी जीरो वैल्यू है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते कौन कौन है एक एक करके देखते हैं। फॉलोइंग पर्संस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्संस जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन कौन है? सबसे पहले आता है माइनर। हमने देखा था मेजर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब माइनर होता कौन है? माइनर क्या होता है इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि आप इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से जाकर देख लो कि आखिर माइनर किसको बताया गया है। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दे रखी है माइनर की, और बता रखा है एंड माइनर इज अ पर्सन who has not completed 18 years of age। तो अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आप माइनर हो। इसका मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है
वो माइनर कहलाएगा, और माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और माइनर खुद भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हमारी मेजोरिटी की एज कितनी हो गई? 18 ईयर्स। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। इन दो एक्सेप्शंस में मेजर होने की एज जो है किसी पर्सन की वो 18 साल ना मानते हुए 21 साल मानी जाएगी। बेसिकली ये दोनों कंडीशन जो है वो ऑर्फन चाइल्ड के लिए है, यानी जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनके लिए ये दोनों कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? वेयर अ गार्जियन ऑफ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो अगर कोई माइनर पर्सन है या माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी है उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट कर रखा है अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंडर, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई गार्जियन अपॉइंट किया जाता है तो उस केस में माइनर को 21 ईयर्स में मेजर माना जाएगा। सेकंड पॉइंट भी लगभग इसी बात को कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर द एक्ट। दूसरा पॉइंट भी सेम बात कहता है, बस कहता है कि अपॉइंटमेंट किसने करी है? कोर्ट ने करी है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने करी है। वार्ड्स का मतलब बच्चों का कोर्ट, तो कोर्ट्स ऑफ वार्ड ने जो है सुपरिंटेंडेंस की अपॉइंटमेंट करी है। अब ये कौन होता है? सुपरिंटेंडेंस का मतलब हो गया देखभाल करने वाला, यानी देखरेख करने वाला। अगर कोई माइनर की प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए किसी सुपरिंटेंडेंस की अपॉइंटमेंट करी है, किसने करी है? कोर्ट ने करी है। ये भी एक तरीके से गार्जियन ही हो गया। तो उसकी अपॉइंटमेंट कोर्ट की तरफ से अगर करी जाती है तो उस केस में भी माइनर जो है 21 ईयर्स में मेजर माना जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। बाकी नॉर्मल केसेस में कोई भी पर्सन मेजर कम माना जाएगा जब वो 18 ईयर्स एंड अबव हो जाएगा। 18 ईयर्स से कम वाला माइनर कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। लॉ ने साफ साफ बता रखा है जो पर्सन साउंड माइंड है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब जो अनसाउंड माइंड है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अनसाउंड माइंड कौन कौन से पर्सन होते हैं देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड वो कहलाएगा जो साउंड माइंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो अब सेक्शन नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने बता रखा है कि साउंड माइंड कौन होता है। तो अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हो तो आप साउंड माइंड कहलाओगे। A person is said to be of sound mind। तो हम किसी पर्सन को साउंड माइंड कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ कंडीशन बता रखी क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा रहा है उस समय पर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। पर्सन जो है कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए कर रहे हो, आप उसको समझने के लिए कैपेबल होने चाहिए। आप क्या करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। सेकंड कंडीशन है कि आप इस लायक होने चाहिए कि आप रैशनल जजमेंट को फॉर्म कर सको, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए कैपेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से समझ पा रहे हो, समझने के बाद उस पर एक रैशनल जजमेंट फॉर्म कर पा रहे हो, आपको पता है कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, तो आप साउंड माइंड कहलाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब कोई पर्सन जो है वो साउंड माइंड कहलाएगा। मैं स्पेशली जोर दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये तो पता चल गया साउंड माइंड कौन होता है। अब अनसाउंड माइंड के बारे में भी लॉ ने कुछ बातें बता रखी हैं कि फॉलोइंग पर्संस आर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ये पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आते हैं। पहला होता है इडियट। इडियट का मतलब क्या हुआ? इडियट का मतलब बता रखा है जो पर्सन परमानेंटली अनसाउंड है, जो पागल है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। परमानेंटली अनसाउंड है तो अनसाउंड है, तो वो हमारा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गया। दूसरा बता रखा है लुनेटिक। अब ये लुनेटिक कौन होते हैं? लुनेटिक होते हैं वो पर्सन जो नॉर्मली तो अनसाउंड माइंड रहते हैं लेकिन कभी कभी साउंड माइंड हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एकदम गजनी वाला हिसाब है कि थोड़ी देर के लिए उसके पास दिमाग आ जाता है, वैसे वो पागल है। तो सच अ पर्सन आर यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। ये पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड रहते हैं लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड हो जाते हैं। तो हमारे सेक्शन नंबर 12 ने बता रखा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस टाइम पर अगर आप साउंड माइंड हो तो आप साउंड माइंड कहलाओगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप नॉर्मली क्या रहते हो, साउंड हो क्या अनसाउंड हो। तो लुनेटिक पर्सन जिस टाइम पर साउंड माइंड है उस टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कहलाएगा। मैं मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, क्योंकि हमें वो टाइम देख रहा है जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा है हमारा ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ड्रंकन पर्सन जो है वो हर समय ड्रंक नहीं करता, हर समय पर्सन ड्रंक करके नहीं रहता, लेकिन जिस टाइम रहता है उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड कहलाएगा, बाकी टाइम वो साउंड माइंड है। तो ऐसे पर्सन जो है वो यूजुअली साउंड माइंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली साउंड माइंड है। लेकिन जब ड्रिंक कर लेंगे, जब कोई इंटॉक्सिकेटेड आइटम्स को कंज्यूम कर लेंगे, उस टाइम पे वो ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। तो जब वो अनसाउंड माइंड है उस टाइम पे आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब वो ड्रिंक किए हुए हैं उस टाइम पर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वो जब अनसाउंड माइंड है तो उस टाइम पे आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। जब वो सुबह साउंड माइंड हो जाएंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो तीन टाइप के पर्सन बता रखे हैं जो अनसाउंड माइंड होते हैं। तो तीनों पर्सन आपको क्लियर है। तो अनसाउंड माइंड के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड। तो जिस टाइम पर वो कुछ इंटरवल के लिए साउंड माइंड हो रखा है उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल। साउंड माइंड के इंटरवल पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अ सेन मैन। सेन मैन कौन होता है? जो साउंड माइंड है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है। हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर। अगर मान लो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा फीवर है, इतना फीवर है कि उस टाइम पर वो कुछ सोच समझ नहीं सकता, उसके पास किसी भी चीज को सोचने समझने की पावर नहीं बची है, तो इतने फीवर में अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट करोगे तो आपका एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा।
आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोचने समझने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो आपके टर्म्स और कंडीशन को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता। तो ऊपर जो अनसाउंड माइंड की 3 कंडीशन बता रखी थी वो तो है ही है। साथ में सेक्शन नंबर 12 ने क्या बोला था, साउंड माइंड होने के लिए आप कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, आप रैशनल जजमेंट फॉर्म करने की कंडीशन में होने चाहिए। लेकिन जिस पर्सन को इस लेवल का फीवर है कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, तो वो पर्सन रैशनल जजमेंट तो फॉर्म कर ही नहीं सकता, वो तो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, तो वो पर्सन हमारा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इस टाइम पर वो साउंड माइंड नहीं है, भले ही वो एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन इस टाइम पर वो सोच समझ नहीं सकता, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बार ठीक हो जाए उसके बाद कर लेना। या फिर एक सेन पर्सन जिसने बहुत ज्यादा ड्रंक कर रखी हो, जो बहुत ज्यादा ड्रंक करके बैठा हो, वो भी समझ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को, कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। तो ऐसे टाइम पे आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अनसाउंड माइंड आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी वो पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की हमारी कंडीशन थी कि आप नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होनी चाहिए, यानी लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करा होना चाहिए। तो लॉ ने एक लिस्ट बना रखी है कि ये पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, अगर आप उसके अंदर कवर होते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन से पर्सन है जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है? बिसाइड द माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्संस हु आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो माइनर और अनसाउंड माइंड के अलावा कुछ और पर्संस भी होते हैं जो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाते हैं, फिर चाहे वो पार्शियली हो चाहे होली हो। तो अगर आप ऐसे डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाले पर्संस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो अब आखिर इन पर्संस को डिस्क्वालीफाई बाय लॉ क्यों किया जाता है? इन्होंने ऐसा क्या किया होता है कि इनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से? तो आइए समझते हैं। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस एंड लीगल स्टेटस। आखिर इनको लॉ डिस्क्वालीफाई क्यों करता है? उसके पीछे 3 रीजन बताए गए हैं। पहला है पॉलिटिकल स्टेटस, इनका कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्टेटस है कि ये डिस्क्वालीफाई करे जाते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट स्टेटस, कुछ कॉर्पोरेट स्टेटस के कारण भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। और तीसरा लीगल स्टेटस, कुछ लीगल मैटर होता है, लीगल स्टेटस के कारण भी ये पर्सन डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो 3 स्टेटस की वजह से ये पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होते हैं। तो हम देखते हैं आखिर कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ कहलाते हैं, उसके बाद आपको ये स्टेटस वाला मामला क्लियर हो जाएगा। तो फॉलोइंग पर्संस फॉल इन दिस कैटेगरी। ये पर्सन बता रखे हैं 5 लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। पहला फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर। फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर कौन होते हैं? आपने सुना होगा एम्बेसी का नाम आपने सुना होगा। जैसे इंडिया के अंदर जो है दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी है, इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है। तो कई सारी अलग अलग एम्बेसी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के अंदर इंडियन एम्बेसी भी होती है। तो अगर मान लो इंडिया के अंदर यूएसए की कोई एम्बेसी है, तो उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर। वो लोग जो है इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ने उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर रखा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर इनको इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रखा है? इनको कुछ प्रायोरिटी मिलती है, कुछ इनको एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नुकसान आप ही का होगा। तो अगर आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और कल को ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तो आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। इनके ऊपर केस फाइल करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है, केस फाइल करने के लिए। तो नुकसान तो आप ही का जाएगा। जबकि अगर आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो ये लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बराबरी का राइट नहीं मिल रहा दोनों पार्टीज को। आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो लॉ ने क्लियरली बोला यहाँ पर जो है वो दोनों पार्टीज को इक्वल राइट नहीं मिल रहे। इससे अच्छा है कोई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। हम इन पर्सन को इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, ताकि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। बाकी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज कौन होते हैं? जब किसी कंट्री के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो जिस कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाती है उस कंट्री को बोलते हैं एलियन एनिमी। उस कंट्री के जितने पर्सन है वो सारे हमारे लिए एलियन एनिमी है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा हमारा कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी कंपनीज भी आ गए, कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते वो थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, वो हम बाद में देखेंगे। कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके लिए सेपरेटली अलग से एक्ट बना रखा है। तो कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, इसी तरीके से और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके लिए अपने अलग सेपरेट एक्ट होते हैं। तो कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। चौथा पर्सन है हमारा कन्विक्ट। कन्विक्ट कौन होता है? गुनेगार, जिसके खिलाफ गुनाह साबित हो चुका है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया है, उसका गुनाह साबित हो चुका है, अब वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार उसकी सजा पूरी हो जाए उसके बाद वो वापस से कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लास्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं है। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आपको कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि आप इंसॉल्वेंट होना चाहते हो। कोर्ट आपको देखता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। पता चले आपकी फॉरेन में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप दूसरों का पैसा नहीं चुकाना चाहते हो, तो आप बोल रहे हो कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो कोर्ट सब कुछ देख के उसके बाद डिसाइड करता है कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है कि नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट
ने बोल दिया कि ये पर्सन इंस्टॉलमेंट है तो वो पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो गया। तो ये 5% लॉ ने क्लियरली बता रखे हैं कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। बाकी डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करेंगे इन सभी के ऊपर। तो आपको क्लियर हो गई तीनों की तीनों कंडीशन, माइनर कौन होता है, अनसाउंड माइंड कौन होता है, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ कौन होता है। बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब हमें देखना है कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो तो आपके एग्रीमेंट का क्या होगा, आखिर इफेक्ट क्या होगा माइनर के साथ एग्रीमेंट करने का, आपका एग्रीमेंट किस हद तक वैलिड रहेगा, किस हद तक वॉइड हो जाएगा। तो यही हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर टोटल 16 पॉइंट है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर बेसिकली 16 पॉइंट कहते क्या है। ये 16 पॉइंट कहते हैं कि उस केस में जिसमें माइनर का नुकसान हो रहा है वहां पर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। लेकिन अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो और उसमें माइनर का बेनिफिट है, माइनर का कोई फायदा हो रहा है, तो वहां पर वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। तो लॉ सिंपल सी बात कहता है कि माइनर इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो सोच समझ सके, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, उसमें अगर उसका फायदा होता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। और अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर उसका कोई फायदा नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। सिंपली 16 पॉइंट्स के अंदर यही बात कही गई है। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट सभी पॉइंट्स का यही निकलने वाला है। अगर आप इस चीज को माइंड में लेके चलोगे तो आपको सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब पता है आपको अच्छे से। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो माइनर के साथ तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, एब्सोल्युटली वॉइड होगा, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके ऊपर हमारा एक फेमस केस लॉ है मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, 1903 का ये केस है। केस के फैक्ट क्या है इन पर देख लेते हैं।